While proposing the double helical structure of DNA, जब वाटसन और क्रिक जब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे रहे थे तो उसी टाइम पे वाटसन और क्रिक ने एक कोट दिया था, एक बात कही थी कि इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सुजेस्ट ए पॉसिबल कोपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो जो ये रिसर्च कर रहे थे, जो बेस पेयरिंग जब ये देख रहे थे, पेयरिंग कर रहे थे जो नाइट्रोजीनियस बेस, तो उनसे जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी वो देखने को मिली थी और उसी से उन्होंने एक कोपिंग मैकेनिज्म है जो रेप्लिकेशन है उसके बारे में वहीं से उन्होंने आइडिया ले लिया था और उसके बारे में काफ़ी बातें बता दी थी रेप्लिकेशन के बारे में। हालांकि इस मैकेनिज्म को बाद में डिटेल से समझा गया, लेकिन आइडिया है जो वाटसन और क्रिक ने ही दिया था। स्कीम क्या है? टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ ए न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो प्रोसेस क्या रहती है कि जो दो स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से, और सेपरेशन के बाद जो नई जो स्ट्रैंड हैं वो उसके ऊपर बनती हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती हैं, जो नई भी हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेंगी और आपस में मिलकर जो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बनाती हैं जहाँ से वो बनी है। तो जिसको कॉपी करके वो बनी है उसको टेम्पलेट बोलते हैं, और जो नई जो स्ट्रैंड बनी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती है। यदि एक साइड में एडेनिन है दूसरी साइड में थाइमिन मिलेगा, एक साइड में साइटोसिन है उसकी दूसरी साइड में ग्वाइनिन मिलेगा। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या आइडिया मिला? एक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो जैसे रेप्लिकेशन खत्म होती है तो जो नई स्ट्रैंड बनती हैं डॉटर स्ट्रैंड, उनके पास आधा जो पोर्शन है वो अपने पेरेंट का होता है और आधा वो नया सिंथेसाइज करती हैं। तो डीएनए है वो अलग अलग फॉर्म में, मतलब जो वो सिंगल स्ट्रैंडेड में चला जाएगा, उसके बाद नई जो उसके बाद ऊपर स्ट्रैंड है वो बनती हैं, और जो कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो डाटर स्ट्रैंड बनती हैं। तो उससे सेमी कंजर्वेटिव मोड है, मतलब आधी जो स्ट्रक्चर है वो पेरेंट से आती है एक स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड वो नई सिंथेसाइज करती है, तो इसी को सेमी कंजर्वेटिव मोड बोला जाता है। उसके बाद है रेप्लिकेशन के एंजाइम, कौन से एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्योंकि डीएनए को टेम्पलेट मान के ही नया डीएनए जो बनाना है, तो डीएनए डिपेंडेंट मतलब डीएनए टेम्पलेट है, जो पहले वाले स्ट्रैंड है पेरेंटल स्ट्रैंड उनको कॉपी करना है, और जो नया स्ट्रैंड बनेगी उस को पॉलीमराइज किया जाएगा, तो उसको पॉलीमराइज करने वाला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या करता है? पॉलीमराइजेशन करता है, नई स्ट्रैंड बनाता है। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन बहुत बार पूछी जाती है, 5' to 3' एंड की पोलैरिटी रहती है इसकी। जो नई स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी बात कर रहा है। यूजेज ए डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। तो जो पुराने वाले डीएनए उसको टेम्पलेट मान के उसका ब्लूप्रिंट लेके ही नई स्ट्रैंड है उसको कैटलाइज करता है, उसको प्रोसेस को बढ़ाता है। एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट, तो एंजाइम है काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, बड़ी फास्ट काम करते हैं ये। कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े ही टाइम के अंदर ही काफ़ी सारे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा देते हैं ये। काफ़ी सारे जो पॉलीमराइजेशन है वो करवाते हैं, मतलब फटाफट ये कॉपी तैयार करने में हेल्प करते हैं। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है जैसे इकोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं, काफ़ी सारे बेस पेयर होते हैं, लेकिन जो ये कंप्लीट कर लेता है अपने 18 मिनट के अंदर ही जो रेप्लिकेशन प्रोसेस वो पूरी कर लेता है। तो यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि लगभग 2000 जो बेस पेयर हैं वो हर सेकंड में पॉलीमराइज किए जा रहे हैं। तो एंजाइम इतने ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। आल्सो कैटलाइज रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बिकॉज एनी मिस्टेक रिजल्ट्स इन म्यूटेशन, और जो ये पॉलीमराइजेशन है इसको बहुत ही ज़्यादा सटीकता से किया जाता है, कोई भी गलती होने के कोई चांस नहीं छोड़े जाते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत हाई रखी जाती है, क्योंकि यदि ज़्यादा वहाँ पे मिस्टेक आएंगी तो म्यूटेशंस आएंगे, ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन से अवॉइड किया जाता है वैसे रेप्लिकेशन के अंदर जितना उसके। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, और यदि एनर्जी बेस पे देखें रेप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और मैनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड फॉर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और कई एक्स्ट्रा एंजाइम भी यूज किए जाते हैं ताकि एक्यूरेसी बनी रहे, सटीकता से जो कॉपी है वो हो। उसके बाद मशीनरी काम कैसे करती है रेप्लिकेशन। इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। 11th क्लास में रहता है ये कि जो सिंथेसिस फेज होती है
सेल डिवीजन का, उसके अंदर जो डीएनए है उसकी कॉपी होती है, उसका रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट्स के अंदर। एक ओआरआई होता है, एक नंबर में बहुत बार पूछते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या रहता है। डेफिनेट रीजन फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन इनिशिएट इन ई कोलाई डीएनए, तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो शुरू होती है, उसी जगह को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर, और जब हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए जहाँ पे तैयार किए जाते हैं, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओआरआई। रिक्वायर्स ए वेक्टर विच प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो एक ऐसे वेक्टर की जरूरत पड़ती है वहाँ पे जो कि एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिए हुए होता है। रेप्लिकेशन फोर्क जैसे कांटे होते हैं, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है ये। ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स विद इन विच द रेप्लिकेशन अकर इन लॉन्ग डीएनए, तो एक जो डीएनए का पोर्शन है वहाँ पे जो हेलिक्स है वो ओपन हो जाती है, और उसी ओपनिंग वाले भाग को रेप्लिकेशन फोर्क बोला जाता है। और उसके ऊपर दो स्ट्रैंड बनती हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड, एक लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनती है फॉर्म्ड ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3' to 5', तो जिस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको कॉपी करके नई स्ट्रैंड बनानी है तो वो 3' to 5' पोलैरिटी लिए हुए होगी, और उसके ऊपर जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो क्या रहेगी, 5' से 3' की तरफ बनेगी जो नई स्ट्रैंड है। तो इसकी वजह से वो जैसे जैसे आगे खोलती रहेगी तो एक लीडिंग स्ट्रैंड लगातार वो स्ट्रैंड बनती रहेगी। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड क्या होती है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होती है ये, जिसमें पोलैरिटी क्या रहती है 5' to 3' एंड। और जैसे हमने देखा आज डीएनए की कॉपी होती है वो 5' to 3' एंड ही होती है। नए वाले के हिसाब से देखें तो पुराने वाले की यदि हमने लगातार चाहिए तो 3' to 5' से ऊपर वाले में देखा है वो नहीं चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डीएनए है वो टुकड़ों में बनता है, फ्रैगमेंट्स में बनता है, और उन्हीं को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। डिस्टिंग डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रैगमेंट्स आर लेटर जॉइंड, और जो ये अलग अलग जो टुकड़े बने हैं इनको बाद में डीएनए लाइगेज के द्वारा, जो मोलिकुलर ग्लू होता है उसके द्वारा एक एंजाइम होता है जो इनको चिपकाने का काम करता है। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोसेस को शुरू करवाता है। जैसे जो पेंट वगैरह करते हैं उसमें प्राइमर यूज होता है, तो स्टार्टिंग मटेरियल को ही प्राइमर बोलते हैं। स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम वेयर डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट्स प्रोसेस ऑफ, डीएनए पॉलीमरेज अपने आप प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता, उसको एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, एक छोटे से सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, डीएनए फ्रैगमेंट्स की जरूरत पड़ती है जहां से वो आगे प्रोसेस शुरू करवाता है, उसी छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम प्राइमर बोलते हैं। ड्यूल पर्पज होता है इसका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो जो अलग अलग सब्सटेंस यूज किए जाते हैं तो उसके अंदर डीटीपी भी यूज किए जाते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो उनका काम क्या रहता है, वो सबस्ट्रेट का काम भी करते हैं, क्योंकि नई जो नाइट्रोजीनियस बेस की जरूरत पड़ेगी, जो शुगर की जरूरत पड़ेगी वो यहीं से ली जाती हैं, ये मीडियम में प्रोवाइड करने पड़ते हैं सब्सटेंस। और साथ में ये जैसे एटीपी एनर्जी सोर्स का काम करता है उसी तरीके से ये भी एनर्जी देते हैं और अलग अलग फॉर्म में टूटते रहते हैं। उसके बाद हम डायग्राम से समझ सकते हैं जो रेप्लिकेशन फोर्क है, पोलैरिटी यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो ओपन हो जाती है, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, तो एक साइड हम पोलैरिटी देख सकते हैं, जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो ब्लू कलर की आपको देखने को मिल रही है, तो 3' to 5' एंड है। और जो नई जो स्ट्रैंड बनेगी वो 5' to 3', उसकी जो खुद की जो पोलैरिटी है ना वो 5' to 3' रहेगी। तो जैसे हमको पता है डीएनए अपोजिट पोलैरिटी में रहता है, जिसकी वजह से 3' से जो प्रोसेस है वो शुरू होगी और उसके बाद आगे बढ़ती रहेगी, लगातार आगे बढ़ेगी। ये जो ग्रीन कलर है वो डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये लगातार बढ़ने को लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, लीड करती हुई चली जाएगी। लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है, प्रोसेस तो एक साथ शुरू होती है 3' to 5' पोलैरिटी जो लिए हुए हैं, उसके अंदर जो स्ट्रैंड है वो क्या रहेगी, टुकड़ों में जाएगी, क्योंकि उसको 5' to 3' शुरू करना है नई स्ट्रैंड के हिसाब से। अब यहाँ से 5' के हिसाब से ऊपर की तरफ तो नहीं चल सकते, क्योंकि पोलैरिटी एक जैसी हो जाएगी, चाहिए हमको एंटी पोलैरिटी डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से 5' जितनी खुली, जैसे शुरुआत में जो रेप्लिकेशन फोर्क है यहाँ तक ओपन हुई थी, तो यहाँ से जो प्रोसेस है अपोजिट साइड में चली गई, उसके बाद फिर थोड़ी सी ओपन हुई, फिर उसके बाद एक नया प्राइमर आएगा वो प्रोसेस को शुरू करवाएगा, उसके बाद थोड़ी सी और ओपन हुई, तो इस स्ट्रैंड पे जो फ्रैगमेंट्स है वो आराम आराम से टुकड़े के रूप में बनते हुए चलेंगे, डिसकंटिन्यूसली बनेंगे, जिसकी वजह से जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है उसकी जरूरत पड़ती है इन फ्रैगमेंट्स को अटैच करने में, चिपकाने में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक व्यू ले सकते हैं, जैसे एक
हेलिकेज एंजाइम होते हैं, डी हेलिकेज, जो इसको हेलिकेज डीएनए के ऊपर आके अटैच होते हैं। उसके बाद इसको ओपन करेंगे, एक रेप्लिकेशन फोर्क बनेगी और रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर आके एक जो आरएनए, यहाँ पे जो डीएनए प्राइमेज है वो था ही, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये प्राइमर था, उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस प्रोसेस को आके शुरू करवाता है। जो आरएनए प्राइमर है उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो इस प्रोसेस को आगे शुरू करवाता रहेगा जो लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा। उसके बाद एक स्ट्रैंड है वो लगातार बनती रहेगी, लीडिंग स्ट्रैंड है, और जबकि जो दूसरी स्ट्रैंड है वो फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बनती है, जैसे थोड़ा सा फ्रैगमेंट बना है। उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा अलग से, फिर जैसे ओपन हुई उसके बाद नया एक प्राइमर आके अटैच होएगा, फिर वो प्रोसेस को दोबारा शुरू करवाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो स्ट्रैंड है ये लगातार बनती आ रही है, लेकिन ये टुकड़ों में बनती हुई जाएगी, इसको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे और क्लियरिटी आप व्यू ले सकते हैं रेप्लिकेशन का।